नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस। स्कोर मोड चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5। इसके पहले मैंने 4 प्रैक्टिस सेट का वीडियो ऑलरेडी रिलीज़ कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके अभी देखिए। बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती है क्यों? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्यों लंबी होती है भाई? तो चूँकि जड़ें जो होती है, मरुस्थल में जो पौधे होते हैं, देखिए वो काफ़ी छोटे होते हैं। मरुस्थलीय पौधे काफ़ी छोटे होते हैं लेकिन बहुत लंबे समय तक जिंदा रहते हैं। मरुस्थल में होने वाले पौधों में मुख्य पौधे हैं कैक्टस, नागफनी, यूफोबिया, एकाशिया, ये सारे पौधे हैं। इनका आकार काफ़ी छोटा होता है और ये तने जो इतने इनके होते हैं वो काफ़ी मांसल हो जाते हैं, इनमें वाटर भरा रहता है, ठीक है। और इनकी जड़ें जो होती है वो पानी की तलाश करते 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 काफ़ी लंबी हो जाती है। तो हमें आंसर मिल गया यहाँ पे कि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। अच्छा, और बातें करते हैं। इनकी जो पत्तियाँ होती हैं दोस्तों, वो वाष्पोत्सर्जन से बचने के लिए, यानी कि उनके अंदर का पानी जो हो वो उड़ ना जाए, यानी वाष्पोत्सर्जित ना हो जाए, इसके लिए वो सूख सूख के कांटे के समान हो जाती हैं। इन पौधों में भी जाइलम और फ्लोएम पूरी तरह से विकसित होता है जैसे सामान्य पौधों में होता है, लेकिन इनमें एस्टोमाटा की कमी होती है। इनके पत्तियों में एस्टोमाटा की कमी होती है, क्योंकि एस्टोमाटा जो है वो छिद्र जैसी संरचना होती है, उसी से पानी जो होता है उड़ के चला जाता है, तो उसकी कमी होती है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन होना कर रहा है, निम्नलिखित में से किसने पुण्य सुरक्षा कर शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी किया था? देखिए, बात यहाँ आती है, शिवाजी को सुरक्षित करके मुगल दरबार में कौन ले गया था? तो आखिर मुगल दरबार में जाएंगे क्यों? हुआ ऐसा कि सूरत को लूटने के बाद 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने सेनापति राजा जय सिंह को पुरंदर भेज दिया ताकि वहाँ के किले को जीता जा सके। और ये राजा जय सिंह जो थे, इन्होंने पुरंदर किले पर कब्जा कर लिया और शिवाजी को कहा कि आप डरिए नहीं, मैं आपको पूर्ण सुरक्षा के साथ औरंगजेब के पास ले जाऊंगा, आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। और वहाँ जाके उन्होंने 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि की। किसने? शिवाजी ने। किसके साथ? औरंगजेब के साथ। बात करते हैं हम लोग अफजल खां की। अफजल खां जो था वो बीजापुर के आदिल शाही वंश का काफ़ी खतरनाक लड़ाका था। इसके साथ शिवाजी का युद्ध हुआ है। शिवाजी ने बाघ का नख लगा के इसके पेट को फाड़ दिया था। वो कहानी मैं कभी अगले दिन बताऊंगा। बात आती है शाइस्ता खां की। शाइस्ता खां जो था वो औरंगजेब का मामा था रिश्ते में। और राजा मान सिंह, इनके बारे में आप सब लोग जानते हैं। इनके बारे में मुझे कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि राजा मान सिंह के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हैं, चूँकि इनका संबंध बहुत अच्छा संबंध रहा है अकबर के साथ। तो इसके बारे में मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। भारत की नगरीय जनसंख्या की वार्षिक घातीय वृद्धि दर उच्चतम थी। देखिए, हुआ वार्षिक घातीय वृद्धि दर उच्चतम होने का मतलब क्या होता है कि इसके पहले जो जनसंख्या की गणना हुई थी, यानी 51 से 61 में, उसमें जितनी वृद्धि हुई होगी उसके मुकाबले में 61 से 71 में जो जनसंख्या की वृद्धि हुई वो एक्सपेक्टेशन से कहीं बहुत ज़्यादा हो गया। एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा गया। इसको बोलते हैं हम लोग वार्षिक घातीय वृद्धि दर उच्चतम होना। ये 71 की जो गणना है, इसके समय इंडिया का जनसंख्या अराउंड 58 से 60 करोड़ है, ठीक है। और अभी हमारी जनसंख्या 128 से 130 करोड़ के आसपास है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात जानते हैं, आज भी जो चुनाव होता है राष्ट्रपति का, वो इस जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, 71 वाली, इस 58 करोड़ वाले। यदि 128 करोड़ वाली जनसंख्या के आधार पर किया जाए तो जितने भी विधानसभा के सदस्य हैं उन सबके मतों का जो वैल्यू होगा वो काफ़ी बढ़ जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव में हर विधायक के वोट का कुछ वैल्यू होता है। इसके बारे में, राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में हम किसी अगले दिन सेपरेट वीडियो में बताएंगे कैसे कैसे उसका चुनाव होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्रेट बैरियर रीफ जो विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है, यह कहाँ स्थित है? देखिए, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है लेकिन फिर से मैं एक बार डिस्कस कर दूँ। प्रवाल भित्ति क्या होती है, पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, प्रवाल जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेटों के द्वारा प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। यह है कहाँ? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटवर्ती भाग, जो क्वींसलैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वींसलैंड। उसी के आसपास में ये पूरा ग्रेट बैरियर रीफ फैला हुआ है। इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया जा चुका है।
और ये जो रीफ्स जो होते हैं वो पाए कहाँ जाते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट से जान लीजिए। ये 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच वाले बेल्ट में ही पाए जाते हैं। ये कम गहराई वाले समुद्र के एरिया में पाए जाते हैं, क्योंकि यदि गहराई ज़्यादा हो जाएगी तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है प्रॉपर, और नहीं वहाँ पे सूर्य का प्रकाश पहुँच पाता है, इसलिए कम गहराई वाले छिछले समुद्र में ही पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 1008-9 में वह हिंद का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था। तो 1008-9 में वह हिंद का जो युद्ध था दोस्तों, वो लड़ा गया था महमूद गजनी और आनंद पाल के बीच में। किसके बीच? महमूद गजनी और आनंद पाल के बीच में। महमूद गजनी जो था वो अफ़गान के गजनवी वंश का शासक था, और आनंद पाल जो थे वो पंजाब के शाही वंश के राजा थे। इस युद्ध में महमूद गजनी ने आनंद पाल को हरा दिया था। किस युद्ध में? वह हिंद के युद्ध में 1008-9 में हुआ था ये। बात करते हैं हम लोग महमूद गजनी और जयपाल के युद्ध में बीच में कौन सा युद्ध हुआ था। तो 1001-2 में महमूद गजनी और जयपाल के बीच में एक युद्ध हुआ था। ये इसका दूसरा अभियान था। कहा जाता है कि महमूद गजनी ने इंडिया पर 17 अभियान किए थे, जिसमें 17वें अभियान में उसने सोमनाथ मंदिर को लूटा। 16वें अभियान में उसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। 17 अभियान इसने टोटल किए थे। दूसरा अभियान जो था वह किया था जयपाल के विरुद्ध, और इसमें उसने जयपाल को हराया था, और जयपाल इससे काफ़ी दुखी हुआ और उसने आत्महत्या कर ली थी। बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इन दोनों के बीच दो युद्ध हुए, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में और द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। तो पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से जीते थे, लेकिन 92 वाले युद्ध में ये हार गए थे। चूँकि इनकी तैयारी में थोड़ी सी कमी रह गई होगी, और वो पूरी तरह से तैयारी में था, उसने कुछ छल कपट भी किया था, इस वजह से वो जीत पाया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिरोज तुगलक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए, फिरोज शाह तुगलक के बारे में हम लोग बात करेंगे, ऑप्शन एक एक करके देखते हैं। उसके वंश के सिद्धांत और दरबार और सेना ने उसने वंश के सिद्धांत और दरबार और सेना को अपनाया था। ये बात सही है, जो पहले से चलते आ रहा था उसको उसने अपनाया था। उसने धार्मिक कट्टरपंथियों को महत्वपूर्ण छूटें दी थी। ये भी बात सही है, क्योंकि उसके पहले वाले शासक ने इन धार्मिक कट्टरपंथियों से काफ़ी झगड़े मोल ले लिए थे, तो उनको कुछ छूटें देकर उनको अपने आपस में मिला लिया था। बात करते हैं ऑप्शन डी की, उसने मानवतावादी कार्य किए थे। जी, उसने बहुत सारे मानवतावादी कार्य किए थे। नहरों का निर्माण, जाजिया कर लोक निर्माण विभाग की स्थापना उसने की थी, और एक चीज़ उसने शुरू किया था कि गैर मुस्लिम जो भी व्यक्ति थे उनसे जाजिया कर लेना शुरू कर दिया था। लेकिन तीसरा ऑप्शन है कि उसने कट्टर गृहनीति अपनाई, ये गलत है। कट्टर गृहनीति नहीं अपनाया था उसने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार को सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक व दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया है। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो तुगलक वंश का शासक था, और इसने दिल्ली का काजी किसे नियुक्त किया था, इसके बारे में बात कर लेते। उसने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इब्न बतूता जो है वो मोरक्को का निवासी था, और यहाँ आके वो 8 वर्ष तक इसके शासनकाल में रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में रहा था, और इसने पूरे देश को भ्रमण भी किया था, और इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या बनाया था, दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था। बात करते हैं हम लोग जियाउद्दीन बर्नी की। तो जियाउद्दीन बर्नी जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक इन दोनों के कार्यकाल में भारत में रहा। उसने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम है तारीख़ फिरोज शाही, जिसको उसने फारसी भाषा में लिखा था। बात करते हैं शमसे सिराज जिसका नाम था अफ़ीफ़, उसका पूरा नाम हुआ शमसे सिराज अफ़ीफ़। उसने भी फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में राज्यकाल में रहा था, और उसने भी तारीख़ फिरोज शाही को फ़ारसी से उर्दू में कन्वर्ट किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। उसके पहले एक सुंदर सा नज़ारा आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, ये होता है नज़ारा किसका, प्रवाल भित्ति का। देख रहे कितना सुंदर दिख रहा है प्रवाल भित्ति। देखिए इस तरह से इसमें मरीन पूरी लाइफ है। कहा जाता है कि समुद्र में रहने वाले 25% जीव इसी में होते हैं। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, अद्भुत सौंदर्य। कभी आप लोग अपने फ़ोन में भी देखिएगा अच्छे से, काफ़ी सुंदर दिखता है।
ये मैंने फ़ोटो लगा दिया था आप लोगों के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा करता है कि कृषि संबंधी तकनीक का प्रचार आसान नहीं है, इसका क्या कारण है। देखिए, कृषि से संबंधित जो भी तकनीक लाए जाते हैं, तो कृषि करने वाले अक्सर ग्रामीण किसान थोड़े से पढ़े लिखे भी कम होते हैं, और वो ये कभी नहीं सोचते कि हम कुछ ऐसा करें जिससे हमारे खेतों को हानि हो जाए, क्योंकि उनका रोज़गार इसी पर निर्भर है। बात करते हैं हम लोग एक ऑप्शंस की। इसे स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार अपनाना होता है। देखिए, कहीं पे रेतीली मिट्टी है, कहीं पे काली मिट्टी है, कहीं पे लाल मिट्टी है, कहीं पे दलदल है, तो हर जगह एक मशीन काम नहीं कर सकता है, इसलिए स्थानीय ज़रूरत के हिसाब से अपनाना पड़ता है। दूसरा, ग्रामीण लोग इसे स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि ग्रामीणों के पास उतना नॉलेज भी नहीं है और उतना पैसा भी नहीं है कि वो नई नई टेक्नोलॉजीज़ को स्वीकार कर सके, इसलिए यहाँ पे फेल हो जाती है। किसानों को डर रहता है कि उनकी भूमि पर किया गया प्रयोग असफल ना हो जाए। यही बात सच्चा है कि यदि हम कोई खाद या कोई पोटास वगैरह कुछ ऐसा डालते हैं जिससे भूमि का उर्वरा शक्ति कम हो जाए, उनको ऐसा डर लगते रहता है, क्योंकि उन्होंने कभी प्रयोग किया नहीं है, इस वजह से भी वो करना नहीं चाहते। इसलिए इसमें ऑप्शन हो जाएगा 4, उपयुक्त सभी। इन सभी कारणों की वजह से ग्रामीण जो हैं वो नई टेक्निक्स अपने खेती के कामों में यूज नहीं करना चाहते। बात करते हैं मतलब भारत में योजना अवकाश कब था। देखिए, मैंने कल के वीडियो में बताया था, और ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि योजना अवकाश कब था और किसके मॉडल पे आधारित है। ये क्वेश्चन को मैं पूरी तरह से स्किप करूँगा, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर दूँ। 1962 के भारत चीन युद्ध के पश्चात देखिए स्थिति क्या है कि भारत चीन युद्ध जब 1962 में हुआ था, उससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी चरमरा गई थी, और ये तीसरा जो हमारा प्लान था योजना आयोग का, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, तो वो अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाया था। 1966 के सूखे के पश्चात, चूँकि 1966 में हमारा तीसरा प्लान ख़त्म हुआ था, तो वहाँ से आगे की बात होगी। 71 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के पश्चात उधर प्लान जो था वो हॉलीडे में था नहीं। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के पश्चात इस युद्ध में भी काफ़ी हानि हुई थी। तो आप सारा परिप्रेक्ष्य देखते हुए मुझे कमेंट करके बताएंगे कि योजना आयोग में अवकाश कब था, योजनाओं में अवकाश कब आया था। कल मैंने बताया है, उसका मॉडल भी बताया है कि किस मॉडल पे वो आधारित था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का अभिप्राय क्या है। ऑप्शन वाइज चलेंगे हम लोग। संसद को कानून बनाने का अधिकार नहीं है। देखिए, वहाँ पे संसद को कानून बनाने का अधिकार पहले नहीं था, एक लोगों का कानून हुआ करता था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को एबॉलिश कर दिया गया, और इस वजह से कश्मीर में अब दूसरा संविधान नाम का चीज़ जो है वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, अब कश्मीर एक राज्य नहीं रहा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये 2 यूनियन टेरिटरीज हो चुके हैं, और उनमें अब राज्यपाल रहने लगे हैं। जम्मू और कश्मीर का राज्यपाल मनोज सिन्हा हैं, और लद्दाख के राज्यपाल राधाकृष्ण माथुर हैं। इसलिए अब वहाँ पे कोई विशेष संविधान की ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को हमने स्किप कर दिया जानबूझ के, क्योंकि इस क्वेश्चन का कोई अभिप्राय रह नहीं गया, पहले का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रीय परिषदों का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, क्षेत्रीय परिषद क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो बहुत सारे मुद्दे उठ रहे थे, बहुत सारी मांगे उठ रही थी। कोई कहता था हमें भाषा के आधार पर बांट दो, कोई कहता था हमें जाति के आधार पर बांट दो। तो भाषा के आधार पर बांटने के लिए कमेटी गठित की गई, उसने अपना रिपोर्ट 1955 में प्रदर्शित किया। उस रिपोर्ट से पता चला कि हर क्षेत्र में कुछ समानताएं हैं, कुछ राज्यों के बीच कुछ समानताएं हैं, और उस आधार पर वो लोग चाहते हैं कि हम अलग हो जाएं। तो उस समय 4 क्षेत्रीय परिषद बनाए गए, लेकिन बाद में ये 5 हुए, और वर्तमान में क्षेत्रीय परिषदों की संख्या कितनी हो गई है, 6। इसमें भारत का जो नक्शा है इसके आधार पर बांटा गया है, पूर्वोत्तर, पूर्व, मध्य, उत्तर, दक्षिण, ऐसे करके 6 परिषदों में बांटा गया है। इनका मुख्य कार्य क्या है, तो देखिए, राज्यों के क्षेत्र में समान हितों के विषय में परामर्श देना। ये अपने से कोई भी फैसला नहीं लेंगे। इनका काम क्या रहेगा कि यहाँ पे क्या हितकर होगा, क्या इस क्षेत्र के लिए अच्छा होगा, उसके बारे में ये लोगों को बताएंगे। किसको बताएंगे, उसके लिए एक परिषद है। उस परिषद का गठन जो होता है वो
राष्ट्रपति करते हैं और उसमें गृह मंत्री का मेन रोल होता है, या फिर गृह मंत्री यदि नहीं होंगे तो कैबिनेट का कोई एक मंत्री जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे वो रहेंगे। ये लोग उनको बताएंगे कि इस क्षेत्र में क्या करना चाहिए ताकि इसका विकास हो सके। इसमें बहुत सारे राज्यों के इंटरनल मामले होते हैं, जैसे दो राज्यों के बीच के बाउंड्री का भी बहस आता है, तो ये लोग इसको केवल परामर्श देंगे, अपने से कोई फैसला नहीं लेने वाले हैं। तो ये क्षेत्रीय परिषदों का मतलब मुख्य उद्देश्य जो है वो उन क्षेत्रों का विकास करना है। ये इसी उद्देश्य से क्षेत्रीय परिषदों का गठन हुआ। तभी क्वेश्चन आता है कितने हैं, तो आपको आंसर लगाना है वर्तमान में 6 हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। मध्यावधि चुनाव कब करवाया जाता है? देखिए, मध्यावधि चुनाव का मतलब क्या होता है कि यदि समय से पूर्व यदि लोकसभा को विसर्जित कर दिया जाए तो उस बीच में चुनाव कराना पड़ जाता है। जैसे पहली बार मध्यावधि का चुनाव 1971 में इंदिरा गांधी ने करवाया था। चूँकि इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी और उन्होंने ऐसा बोल दिया था राष्ट्रपति को कि लोकसभा को विसर्जित कर दिया जाए और आगे का चुनाव कराया जाए। चूँकि इनकी जो सरकार थी वो सीपीआईएम के साथ मिलकर चल रही थी। सीपीआईएम जो है उसके साथ मिलने से इनका बहुमत हो पाया था। तो ये चाहती नहीं थी कि हम किसी अल्पमत के सरकार को अपने साथ मिला के चलें। इस वजह से उन्होंने लोकसभा को विघटित कर दिया था और इस तरह से उस समय मध्यावधि में चुनाव हुए थे। आप कारण समझ गए मध्यावधि में चुनाव क्यों होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर स्थित है? देखिए, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके लिए मैंने मैप भी आपको दिखाने की कोशिश की है। आपको मैं मैप दिखाते चलता हूँ। देखिए, ये हुआ हमारा प्यारा भारत और इससे जो हम लोग बढ़ेंगे इस तरफ तो देखिए हम लोग पहुँच रहे हैं, इसको बोलते हैं अदन की खाड़ी। और ये होता है हमारा सोमालिया, इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। चूँकि ये अफ्रीका महाद्वीप है, इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और ये होता है हमारा लाल सागर, और लाल सागर से हमें भूमध्य सागर, ये होता है हमारा भूमध्य सागर जाने के लिए यहाँ बीच में देखिए, आपको अगले फ़ोटो में मैं जूम करके दिखाऊंगा। यहाँ पे पड़ता है एक नहर, जिस नहर का नाम है दोस्तों स्वेज नहर। इस स्वेज नहर का काम क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे। देखिए, ये हो गया हमारा लाल सागर और इस लाल सागर से ये जो रास्ता जा रहा है, देखिए छोटा सा ये पानी जैसा दिख रहा है, यही है क्या हमारा स्वेज नहर। ये पहुंचा देता है हमें भूमध्य सागर में, ये भूमध्य सागर है। तो अब यहाँ पे एक पोर्ट है बंदरगाह और एक बंदरगाह यहाँ पे। इन दोनों बंदरगाहों के बारे में हम अगले फ़ोटो में देखिए चर्चा करते हैं। जो पोर्ट हमारा पड़ता है भूमध्य सागर में उसको बोलते हैं हम लोग पोर्ट सईद। देखिए उसका नाम यहाँ पर दिया हुआ है क्या, पोर्ट सईद। तो हमारा पहला ऑप्शन बी था पोर्ट सईद, उसको यहाँ पर हम डिस्क्राइब कर लिए। पोर्ट सईद कहाँ पे है, तो भूमध्य सागर में पड़ता है। और इसी फ़ोटो को हम लोग नीचे की तरफ करके देखेंगे तो यहाँ पे हमें दिखेगा पोर्ट स्वेज। देखिए ये जो दिख रहा है ये है पोर्ट स्वेज, यानी कि जब लाल सागर से हम लोग स्वेज नहर में एंट्री करने जाएंगे तो वहाँ पे मिलेगा पोर्ट स्वेज, और जब हम जैसे ही स्वेज नहर पार करके भूमध्य सागर में जाएंगे तो वहाँ पे मिलेगा हमें पोर्ट सईद। ठीक है, ये नहर बनवाया गया था 1869 में, इसका काम कंप्लीट हुआ था। ये बनना शुरू हुआ था 1859 से बनना शुरू हुआ, 69 में बन के कम्प्लीट हुआ। इसको बनवाने के लिए फ्रांस की एक कंपनी थी जिसका नाम था स्वेज कैनाल कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसी ने इसको बनवाया था। ये नहर जो है ये पूरे विश्व में जितना भी ट्रेड होता है उसका 12% केवल इस नहर से होकर जाता है। अभी हालिया एक घटना है कि इस नहर में ब्लॉकेज हो गया था। कैसे ब्लॉकेज हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं डिटेल्स दे दूं। देखिए हुआ क्या था कि ये नहर जो है ये काफ़ी पतली है, इसमें अनुमानतः एक बार में एक शिप जाती है और एक शिप इधर से आती है। इसमें एक शिप थी जिसका नाम था एवरग्रीन कंपनी की शिप थी और इसका नाम था एवरगिवन। तो इस तरह से ये मान लीजिए नहर है, वो शिप इसमें ऐसे जा रही थी, अचानक हवा का तेज़ बहाव हुआ और धूल भरी आंधी आई और ये शिप जाके इस तरह से घूम गई और घूम के इस तरह से जाके इसमें फंस गई। ठीक है, ये शिप इसमें जाकर ऐसे फंस गई। इस वजह से क्या हुआ कि नहर पूरी तरह से ब्लॉक हो गया। अब ना इधर से कोई आ सकता था ना इधर से कोई जा सकता था, और ये 7-8 दिन तक ब्लॉकेज लगा रहा। इससे काफ़ी व्यापार में घाटा हुआ है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ते हैं। अच्छा, इसमें और कुछ था जिसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसमें था निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह सुएज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर स्थित है। तो उत्तरी प्रवेश द्वार पर हमारा हो गया पोर्ट सईद, और जहाँ से प्रवेश करते हैं वो हो गया हमारा सुएज बंदरगाह। पोर्ट अलेक्जेंड्रिया जो है वो भी पड़ता है भूमध्य सागर में, लेकिन नील नदी के मुहाने पर पड़ता है, उससे थोड़ा सा बगल में। और कायरो ये जो है इजिप्ट की राजधानी यानी मिस्र की राजधानी है कायरो। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करेंगे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था किसने। तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था, देखिए, अलवार संतों ने। अलवार और नैनार दो संत हुए। अलवार संत इनको कहा गया जो विष्णु भगवान की भक्ति किया करते थे, और नैनार संत उनको कहा गया जो शंकर भगवान की भक्ति किया करते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर किस लिए चालू की गई थी। देखिए, मनसबदारी प्रथा की बात हम लोग जब करेंगे तो ये चालू करवाया था जागीरदारी प्रथा के परिप्रेक्ष्य में। जागीरदारी प्रथा को हटाकर अकबर ने शुरू करवाया था क्या, मनसबदारी प्रथा। मनसबदारी का मतलब होता है, ये मनसब शब्द जो है इसका मतलब होता है ओहदा, यानी कि आपको किस डेजिग्नेशन पर रखा गया है, किस पद पर रखा गया है। तो ये प्रथा इसीलिए लाई गई थी ताकि प्रशासन जो हो वो साफ़ सुथरा हो सके। जैसे मनसबदार राजा जो था वो मनसबदार घोषित करता था कि आपका ये पद हुआ, आपका ये पद हुआ, आपका ये पद हुआ। जिसका जितना बड़ा डेजिग्नेशन, जिसका जितना बड़ा पद, उसको उतने ज़्यादा सुख सुविधाएं मिलनी, उतना ज़्यादा उसका पैसा मिलना, उतना ज़्यादा उसको पेमेंट, पेंशन वगैरह जो भी चीज़ उसके उतना ही, उसी हिसाब से अपने मनसबदारी के हिसाब से वो अपने पास सैनिक रख सकता है, घुड़सवार रख सकता है, इत्यादि सारी चीज़ों का एक नियम बना दिया। क्यों? क्योंकि उससे प्रशासन जो हो वो साफ सुथरा चल सके। ये शुरुआत करवाया था मनसबदारी प्रथा का अकबर ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी हो गया। देखिए, ये मुगल बादशाह था आलम शाह द्वितीय। आलम शाह द्वितीय को अली गौहर के नाम से भी जाना जाता है। आलम शाह द्वितीय को अली गौहर के नाम से भी जाना जाता है। यह मुगल वंश का 17वां शासक था। कौन सा शासक? 17वां शासक था। इसको अंग्रेजों ने कैदी बना लिया और बाद में जीवन पर्यंत यह मराठों का पेंशन भोगी रहा। इसको राज्य नहीं करने दिया गया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं। देखिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका की जब हम लोग बात करेंगे तब मैं ले चलता हूँ आप लोगों को मैप के ऊपर। देखिए मैप, अभी मैंने डिस्कस किया था इसके बारे में। देखिए, ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट टोटल। और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ये जो देश है, देखिए ये सींग के आकार का है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं हॉर्न। तो इसमें कौन कौन सा देश पड़ रहा है? देखिए, ये हो गया इथोपिया, ये हो गया जिबूती, और ये हो गया सोमालिया। बात करते हैं एक एक करके हम लोग सारे देशों की राजधानियाँ देखेंगे। देखिए, इसमें आंसर कौन सा हो गया? तो सोमालिया, इथोपिया तथा जिबूती। पहले ऑप्शन में आते हैं अल्जीरिया। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरस, मोरक्को की राजधानी राबात, पश्चिमी सहारा की राजधानी लओने, लीबिया की राजधानी त्रिपोली, सूडान की राजधानी खार्तूम, मिस्र की राजधानी कायरो, सोमालिया का होता है मोगादिशु, इथोपिया का आदिस अबाबा, जिबूती का जिबूती, जिम्बाब्वे का हरारे, बोत्सवाना का गैब्रोन, अंगोला का लुआंडा। ये सारे जितने भी देश का नाम हमने लिया और राजधानी का नाम, आप सबके करेंसी का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? देखिए, मुद्रास्फीति क्या होती है? जैसे आप आज 5 रुपये का एक बिस्किट खरीद रहे हैं, कल उसी बिस्किट का दाम 10 रुपया हो जाए तो आपको सेम सामान ज़्यादा पैसा में मिल रहा है, यही होती है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति जब हो जाएगी तो हमारे पैकेट में जितना पैसा है उससे हम जितना पहले सामान खरीद पाते थे उतना सामान नहीं खरीद पाएंगे, मतलब महंगाई बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसको नियंत्रण करने की क्या क्या विधि हो सकती है और क्या नहीं है, तो नहीं वाला यहाँ पे बताना है। देखिए, पहले नहीं वाले को हम डिस्कस कर लेते हैं क्या नहीं है। तो ब्याज दर को कम करना। तो देखिए, यहाँ पे ये मूर्खता है। ब्याज दर को यदि हम कम कर देंगे तो होगा क्या कि लोग लोन ज़्यादा लेने लगेंगे, और जैसे ही लोग लोन ज़्यादा लेंगे तो उससे क्या होगा, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, लोगों के पास पैसा बढ़ जाएगा
और लोग एक एक जेब पैसा लेके घूमने लगेंगे। और उससे क्या होगा कि लोग किसी मामूली से सामान के लिए भी ज़्यादा पैसे खर्च करने लग जाएंगे। इससे क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी। और क्या क्या है इसके बारे में हम लोग बात कर लें तो मांग पर नियंत्रण, यदि डिमांड पर नियंत्रण कर लिया जाए तो मुद्रास्फीति नहीं हो सकती है, ठीक है। मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण, जितनी मुद्रा बाजार में आ रही है उस पर यदि नियंत्रण पा लिया जाए कि हम जितना चाहेंगे उतना ही मुद्रा बाजार में जा पाए तो इससे भी मुद्रास्फीति पर नियंत्रण हो सकता है। और वस्तुओं की राशनिंग, वस्तुओं की राशनिंग का मतलब क्या होता है, जैसे लिमिट लगा देना कि एक आदमी है तो वो 5 किलो चावल, 5 किलो दाल, यही ऐसे ऐसे ही ले जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं ले सकता। इससे क्या होगा, काला बाजारी नहीं होगी। क्योंकि लोग देखते हैं कि जैसे ही दाम बढ़ने वाला है तो ज़्यादा सामान पहले ही खरीद कर रख दो, मार्केट में उसकी कमी हो जाएगी, यानी डिमांड अब होने लगेगा, सप्लाई होगा नहीं, तो धीरे धीरे इसका दाम बढ़ जाएगा। तो मार्केट यदि वस्तुओं की राशनिंग कर दी जाएगी तो क्या होगा, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किया जा सकेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। पंचायती राज व्यवस्था की संरचना किस पर आधारित है। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था की जो संरचना है वो आधारित है गांव, प्रखंड और जिला पे। पंचायती राज व्यवस्था जो है वो हमारे डीपीएसपी में है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है। और ये संविधान का आर्टिकल 36 से 51 में आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। इसके लिए, पंचायती राज के लिए महात्मा गांधी जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया था, लेकिन उनके जीते जी ये नहीं लग पाया, ठीक है, कोई बात नहीं। ये आर्टिकल 40 में इसके बारे में बताया गया पंचायती राज के बारे में। पंचायती राज का उद्घाटन जो था वो 2 अक्टूबर को किया गया था 1959 में, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले से। इसके बारे में मैंने कल भी डिस्कस किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अगला क्वेश्चन करता है, भारत सरकार के निम्नलिखित मंत्रालयों में से किसके अधीन भारतीय सर्वेक्षण विभाग कार्यरत है। देखिए, भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो होता है ना दोस्तों, वो वो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आप कोई भी नक्शा उठा के देखिएगा, कोई बड़ा सा नक्शा यदि आप अपने घर में लगाए होंगे तो उसमें देखिएगा नीचे लिखा रहता है कि दिस मैप इज़ अप्रूव्ड बाय डिफेंस मिनिस्ट्री। ऐसा क्यों? क्योंकि भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है वो किसके अंतर्गत आता है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। अभी हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, गृह मंत्री हैं अमित शाह, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, वो हैं रविशंकर प्रसाद। पर्यटन और संस्कृति मंत्री, इसके बारे में आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हमारे पर्यटन और संस्कृति मंत्री कौन है। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, नमस्कार।